नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया की महा कवरेज बिहार विधानसभा चुनावों के। और आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया भी बने और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी आयुषी नेगी भी लगातार हमारे साथ बस थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं। हेमंत जी, आपके पास में आऊंगा, उससे पहले हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर पटना से, जहां महागठबंधन की प्रेस वार्ता सुबह 8:30 बजे होने वाली है। पटना में महागठबंधन की प्रेस वार्ता आज सुबह 8:30 बजे बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। और एक और बड़ी अपडेट यहां पर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा है बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। आपको बताते हैं कि उनके ट्वीट में क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बिहार विधानसभा चुनावों में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने और याद रखें, पहले मतदान और फिर जलपान। आपको बता दें इस वक्त की 2 बड़ी खबर है बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। पटना में महागठबंधन की प्रेस वार्ता होने वाली है सुबह 8:30 बजे। वही बिहार विधानसभा चुनावों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। अनिल जी, 71 सीटों पर पहले दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है। महागठबंधन की प्रेस वार्ता 8:30 बजे होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद एनडीए के मंत्री गिरिराज सिंह जिस पोलिंग बूथ पर गए थे वोट डालने, वहीं की मशीन खराब हो गई। करीब 40 मिनट के बाद में फिर वो मशीन सही हुई। खैर, ये सभी बातें हैं जो आज सुबह सुबह हुई हैं बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस और आप देखते हैं जनता का रुझान? देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी शायद उतना सटीक जवाब न दिया जा सके, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बिहार के प्रथम चरण का जो आज मतदान है और अभी तक का जो चुनाव प्रचार सभी पार्टियों या गठबंधन के द्वारा किया जा रहा था, उसमें जो जनता का रिस्पांस देखने को मिल रहा था, उसमें कहीं न कहीं नीतीश जी की का डर या आप कहें कि नीतीश गठबंधन जो बीजेपी और जेडीयू का है वो थोड़ा दिख रहा था। और जनता का सपोर्ट जिस तरह से महागठबंधन को, जो कि शुरुआती दौर में इस तरह का रिस्पांस मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रैलियों में और प्रचार के द्वारा जनता का समर्थन जिस ढंग से मिला है, उससे कहीं न कहीं महागठबंधन और तेजस्वी यादव या आप यूं कहें कांग्रेस और कांग्रेस में राहुल गांधी का उत्साह बढ़ा है। और जो एक उम्मीद की इस मतदान के पहले कि मोदी का नाम, फैक्टर और चेहरा और नीतीश का उनके साथ जुड़ाव होना काफी प्रभावशाली साबित होगा, लेकिन उस पर कहीं न कहीं चोट पहुंची है। और उसमें सबसे बड़ा जो एक हथौड़ा चला है वो रामविलास पासवान की पार्टी, जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं, उनका गठबंधन से अलग हो जाना। और सिर्फ अलग ही नहीं होना, उस प्रचार में उनका एक ही टारगेट होना, नीतीश का विरोध करना और साफ शब्दों में कहना कि नीतीश को गद्दी से हटाना है। ये फैक्टर भी बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जाएगा वहां के चुनाव के परिणाम पर या आज के मतदान पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हेमंत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी अनिल जी भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान और एलजेपी एक बहुत बड़ा वहां पर फेरबदल हो सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल हेमंत जी यहाँ पर यह है कि हालांकि बिहार विधानसभा चुनावों में हम देख रहे हैं, शुरुआती दौर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त लिए हुए है, लेकिन 30 साल के तेजस्वी यादव और 38 साल के चिराग पासवान कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और चिराग पासवान की बात करें, एलजेपी की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि रामविलास पासवान जी के स्वर्गवास एक सहानुभूति फैक्टर एलजेपी के साथ जुड़ चुका है? हाँ बिल्कुल उमंग, क्योंकि शुरुआत से हम ये जिक्र करना हमने शुरू कर दिया था कि कहीं ना कहीं एलजेपी का गठबंधन से टूटना, यानी कि एनडीए से, हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से बाहर वो हुए नहीं, लेकिन बिहार के चुनावों को लेकर पूरी तरीके से कोशिश उन्होंने ये जरूर की है कि जेडीयू को या फिर नीतीश कुमार को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाए। उनके तमाम बयान भी सामने आए, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि पासवान हमें डैमेज कर रहे हैं या फिर हमारे गठबंधन को डैमेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा आपने भी कहा, कि त्रिकोणीय मुकाबला जो पहले नजर आता था, पहले नजर नहीं आता था, जो अब नजर आने लगा है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि पहले केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी एलजेपी, लेकिन अब स्थितियां ऐसी हैं कि जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिल मिश्रा जुड़े, उन्होंने भी जिक्र किया कि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था उमंग कि बीजेपी जेडीयू का दबदबा इस बार भी देखने को मिल सकता है, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन पहले चरण का जिक्र 2015 को लेकर अगर मैं करूं तो ये 46 सीटें थी
जो जेडीयू और आरजेडी को मिली थी। यानी कि ये पहले चरण का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें आरजेडी और जेडीयू को सीधा सीधा फायदा है। बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उस वक्त, आप जानते हैं। बाद में फिर सियासी समीकरण बदले और किस तरीके से महत्वाकांक्षाएं हावी रही और नीतीश कुमार के वापस बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन ये स्थितियां बता रही हैं कि एलजेपी का बीजेपी और जेडीयू से नाता तोड़ना एक त्रिकोणीय मुकाबले को इशारा करता है। और एक बड़ा फैक्टर जो हम तेजस्वी के बयानों को लेकर लगातार देख रहे हैं कि बिहार चुनाव में मूड अगर किसी ने दिया है तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव का वो मैनिफेस्टो में जिक्र करना कि पहली कैबिनेट में मैं हस्ताक्षर कर दूंगा 10 लाख नौकरियों को लेकर, उसके बाद जो माहौल बदला है उमंग, हम सब जानते हैं कि बीजेपी की ओर से तमाम नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार हो रहा हो, खुद देश के प्रधानमंत्री आकर 370 का जिक्र कर रहे हो, लेकिन बेरोजगारी का वो मैनिफेस्टो भी जब बदला बीजेपी का, जब उन्होंने कहा कि तेजस्वी अगर फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं तो हमको भी खेलना पड़ेगा, हमको भी बैटिंग करनी पड़ेगी, तभी मैनिफेस्टो में जिक्र कर दिया गया कि 19 लाख रोजगार उपलब्ध हमारी तरफ से भी करवाए जाएंगे, हमारी सरकार अगर आ जाएगी सत्ता में। तो ये स्थितियां अपने आप में बताने के लिए हैं कि सामने वाले ने आपको कंप्लीट किया तभी आप इसको लेकर आपने कमर कसी है। तो ये बात बिल्कुल वाजिब है कि आरजेडी की तरफ से पूरी तैयारी इस बार की। हम ये भी देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम देखते हैं, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा भीड़ जो है उनके जनसभाओं में देखने को मिलती है। लेकिन शुरुआती तौर में ये स्पष्ट लग रहा था कि ये एक तरफा स्थितियां नजर आने वाली हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में हमने देखा 2019 में कि आरजेडी को क्लीन स्वीप हो गई, कहीं कोई सीट नहीं वो हासिल कर पाई थी। तो ऐसी उम्मीद थी कि आरजेडी का वापस आ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन कुछ दिनों में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने जो भूमिका बनाई है बिहार प्रदेश के अंदर, पलायन एक बड़ा मुद्दा लॉकडाउन के दरमियान, और ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो तमाम चीजें हैं जिसको इकट्ठा करके बार बार वो टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार को। इसका फायदा जरूर मिलेगा उमंग, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा जरूर मिलने वाला है आरजेडी को। और ये एक बहुत बड़े नुकसान की ओर भी इशारा करता है। पलायन की आपने बात कही, जो प्रवासी मजदूर जो बिहार में वापस आए थे उनके सामने बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, और शायद यही एक पॉइंट तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है और 10 लाख नौकरियों की बात करी, जिसके बाद में जैसा कि आपने भी बताया बीजेपी को भी अपने, या फिर हम कह सकते हैं कि एनडीए को भी अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरियों का जिक्र करना पड़ा। अनिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी हेमंत जी ने भी बताया कि जब कोरोना महामारी के दौर में प्रवासी मजदूर, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार से लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाते थे, और इस कोरोना टाइम में उतनी ही बड़ी संख्या में अपने घर बिहार में वापस भी लौटे, और वहां पर एक बेरोजगारी का संकट वहां पर देखने को मिला, जिस चीज को टारगेट करते हुए, या फिर कह सकते हैं कि एनडीए के खिलाफ इस चीज को खड़ा करते हुए, एक बहुत बखूबी तरीके से खड़ा करते हुए तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की बात कही, और कहीं ना कहीं बैकफुट पर एनडीए यहां पर आई है। उन्हें अपने मैनिफेस्टो में कह सकते हैं कि चेंज करना पड़ा, या फिर अपने मैनिफेस्टो को अपडेट करना पड़ा। क्या कहेंगे अनिल जी कि बेरोजगारी का मुद्दा बिहार चुनाव जो कि इतने सालों से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जाति संप्रदाय पे आधारित था, अब वो बेरोजगारी और युवाओं पर आकर टिक गया है? अनिल जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर कोरोना काल की बात की जाए तो जिस वक्त कामगार वापस आने वाली अगर स्टार्टिंग की स्थिति आपको याद हो, चाहे वो महाराष्ट्र बॉम्बे से रहा हो, चाहे अन्य बेंगलुरु से लेके अन्य प्रदेशों से रहा हो, तो जब कामगार पैदल चल पड़े थे और सभी सरकारें, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें आपस में पहले तो भिड़ने की स्थिति में आई, लेकिन फिर बाकी सरकारों ने उनके वापस लौटने की व्यवस्थाओं का प्रयास करना शुरू किया। तो उसमें यूपी की भी थी, महाराष्ट्र भी थी, दिल्ली भी थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस वक्त बिहार ही एक ऐसी सरकार थी जिसने ठीक विपरीत स्टेटमेंट दिया था और कार्रवाई भी की थी। उसमें नीतीश जी का स्टेटमेंट था कितने लोग आ जाएंगे तो हम रखेंगे, कहा कैसे अरेंजमेंट करेंगे, फिर अगर कोई आता है तो हम उनको 14 दिन बॉर्डर पे क्वारंटीन कर देंगे। तो जो ये स्थितियां बिहार सरकार के द्वारा उस वक्त तैयार की गई थी, उससे निश्चित रूप से नीतीश के खिलाफ माहौल गया है। और अगर आपको मैं बहुत शॉर्ट में समझा दूं, देखिए पूरे चुनाव में टॉपिक बेरोजगारी है, निश्चित रूप से है, या कोरोना मैटर ले, कोई भी मैटर ले, लेकिन बिहार हो या यूपी हो या अभी भी आधे ज्यादा स्टेट ऐसे हैं जहां क्षेत्र, जाति और धर्म का बहुत बड़ा असर होता है वोटों पर। और स्पेशली अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में 20 से 25% की पॉपुलेशन केवल ऐसी है जिसको चाहे आप फॉरवर्ड कह ले या पढ़े लिखे समझदार वर्ग में कहें, जो इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। बाकी 75% जनता आज भी उस
जाति या धर्म से संबंध रखती है, या आप कहें उनकी आर्थिक स्थिति है, इनको पिछड़ा, गरीब और वो कहा जाता है। अनिल मिश्रा जी, क्या आप मानते हैं इस बार के चुनाव में स्थितियां बदली हैं, जात पात से ऊपर उठकर केवल अगर रोजगार की तलाश में युवा है तो वो तेजस्वी के साथ खड़ा हो गया, ये स्थितियां बन गई हैं इस बार? वही मैं वहीं पर आ रहा था, वहीं पर रहा था, क्योंकि उसका बेस ये बताना जरूरी था कि अगर आप समझें कि पूरे देश से बिहार के लोगों का पूरे देश में हर स्टेट में जाके काम करना होता है, चाहे वो मजदूर तबका हो या मध्यम वर्गीय पढ़ा लिखा क्लास 2 और क्लास 3 की नौकरी करता हो या क्लास 1 की भी करता हो। जहां क्लास 3 और क्लास 2 के लोगों का लौटना स्टार्ट हुआ था, वो रोजगार से बेरोजगारी की तरफ चल पड़े थे। उनको एक उम्मीद थी कि हम घर पहुंचेंगे तो कुछ दिन सुकून से कटेगा, उसके बाद कुछ न कुछ वहां जिसको जुगाड़ शब्द कहते हैं। लेकिन इस दौरान पहले से ही बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, और इस कोरोना के दौरान जो वापस लौटी जनता है उसका जो समूह पहले से बेरोजगारी के समूह में मिला, तो वो एक विकराल रूप में खड़ा हो गया, जिसको अगर आप ध्यान दें तो तेजस्वी ने उसी को कैश कराया। लेकिन इसके पीछे ठीक जाके आप थोड़ी सी राजनीति समझे कि चूंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने जो वहां एक कार्ड खेला था, जहां पे उसके कारण इनको जीत मिली थी। पंजाब हो तो कृषि ऋण माफ कर देंगे, जो वहां की मूल समस्या थी, यही चीज उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, यही चीज राजस्थान में किया। तो उसी का एक दूसरा रूप चूंकि महागठबंधन आपस में निर्णय करके लिया कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बिहार में कृषि बड़ी समस्या नहीं है, बिहार में रोजगार बड़ी समस्या है। तो इस महागठबंधन ने पहले ही स्टेप उठा लिया, और जिस ढंग से उन्होंने 10 लाख नौकरियां और खासकर सरकारी नौकरियों का अनाउंसमेंट, यहाँ बहुत ध्यान दिया जाए, बीजेपी इसमें मात खा गई। जो उन्होंने रोजगार शब्द कहा, रोजगार तो टेरी पट्टी पे वो ठेला लगाने वाले भी रोजगार में आते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा कि सरकार के पास 10 लाख नौकरियां रिक्त हैं, हम पहली कैबिनेट में ही आपको 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो इस तरह का जो एक लोक लुभावन, चाहे इसे आप वादा कह लें या जनता की भावनाओं को, मन को, आवश्यकता को छूते हुए जो एक घोषणा की गई तेजस्वी के द्वारा या महागठबंधन के द्वारा, तो युवा वर्ग इस वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में वहां खड़ा हुआ है। तो उससे बिल्कुल अनिल जी, माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में विजय उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अनिल जी, आपके पास में आऊंगा, उससे पहले विजय जी आपसे एक सवाल है। जैसा कि अभी अनिल जी भी कह रहे हैं, युवाओं की बात वहां पर हो रही है, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी की वहां पर बात हो रही है। कहीं ना कहीं राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां पर किसानों को टारगेट करके कांग्रेस वापस सत्ता में आई, और बिहार में किसान, जैसा कि अनिल जी ने भी बताया कि इतना बड़ा वहां पर कृषि इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी बेरोजगारी समस्या है। यहां पर बात यह आती है विजय जी, भले ही हम तेजस्वी यादव की बात कर लें या फिर एलजेपी के चिराग पासवान की बात कर लें, ये खुद युवा है, ये 50 साल के युवा नहीं है, ये वाकई में युवा है, ये 30 साल 38 साल के नौजवान है, और कहीं ना कहीं इनका माइंड सेट एक युवा की तरह चलता है, एक पढ़े लिखे नौजवान की तरह चलता है, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया है। और बिहार विधानसभा चुनावों में 3 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक हैं, और सबसे बड़ी बात, इतना लंबा समय बिहार में आरजेडी अलग है सत्ता से। तो कहीं ना कहीं इन युवाओं ने, तेजस्वी यादव की अगर हम विशेष तौर पर बात करें, तेजस्वी यादव ने स्टडी बहुत अच्छे तरीके से की है, और वहीं चिराग पासवान ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को घेरा है, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि ये 2 युवा एक नीतीश कुमार के लिए काफी बड़ा खतरा वहां पर दिखाई दे रहे हैं इस समय? विजय जी। निश्चित तौर पे देखिए, तेजस्वी की जो कैंपेन रही है उसमें एनर्जी बहुत थी, और काफी सधा हुआ हमला उन्होंने किया, और हर उस विवादित मुद्दे को उन्होंने जो बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से उठाने की कोशिश की गई, खासतौर पे लालू यादव को लेकर या उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान को लेकर, तेजस्वी ने उसे बहुत अच्छे ढंग से इग्नोर किया है। हर चीज का जवाब देना राजनीति में जरूरी नहीं होता, खासतौर पे चुनाव में, और अगर कोई ऐसी भूल करता है तो वो जो है सामने वाले के ट्रैप में फंसता है। तेजस्वी ने उससे बचने की कोशिश की, एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने बाउंसर पे अपने टक कर दिया और वो बाउंसर निकल गई। लेकिन दिक्कत ये है कि जो नेटवर्क और जो ऑर्गेनाइजेशन का मामला है उसमें बीजेपी और जेडीयू का, चूंकि जेडीयू सत्ताधारी दल है और जेडीयू में एक फ्लेवर ऐसा है कि वो सबको साथ लेके चलने की उनकी इमेज बनी हुई है, लेकिन लालू प्रसाद यादव या आरजेडी की जो इमेज है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, खास तौर पे कास्ट लाइन को लेकर और कास्ट इक्वेशन को लेकर, और कुछ उसमें रिजर्वेशंस हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी ने उसको भी ब्रेक करने की कोशिश की है। कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन मतदाता कितना टर्नआउट होगा, देखिए यूथ तो है, इसमें 2 राय नहीं है, यूथ को 10 लाख नौकरियां अट्रैक्ट कर रही हैं जी। ये बहुत बड़ा दांव है, और इस दांव को उन्होंने प्रचार भी किया। हालांकि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार की बात की,
लेकिन बात वही है जो आप कह रहे थे कि सरकारी नौकरी और रोजगार में एक बुनियादी अंतर है। लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन 10 लाख नौकरी को लेकर यूथ में जो जोश है वो चुनाव को कितना इम्पैक्ट डालेगा, अब मतदान में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो लोकल इक्वेशन है, जो परंपरागत समीकरण बिहार के हैं और जो बहुत मजबूत हैं, वो इतने मजबूत हैं कि बिहार में मुद्दे हवा हो जाते हैं और स्थानीय समीकरण और जो कास्ट इक्वेशन है, कई बार वो बड़ी मजबूती से आपस में इतने चिपके रहते हैं कि वो मुद्दों को भी पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला है अभी तक की जितनी भी कैंपेनिंग हुई है, भले ही वो एनडीए की हो या फिर आरजेडी की हो या चिराग पासवान की हो, कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनावों में कोशिश की गई थी जाट संप्रदाय को वापस से बिहार विधानसभा चुनावों में एंट्री देने की, लेकिन क्योंकि बार बार हम इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, कोविड के चक्कर में जिस प्रकार से पलायन जो बिहार से होता था वो वापस सारे के सारे अपने गृह राज्य में आ चुके हैं और उस वजह से बेरोजगारी एक बहुत प्रमुख मुद्दा बन चुका है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के इस मुद्दे ने जात पात को पीछे छोड़ दिया है और अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है। एक ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। बिहार पर सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ आपको बता दें एक बार फिर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया जी, अनिल जी, विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार और मेरी सहयोगी न्यूज रूम से आयुषी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। आयुषी, आप बहुत देर से अब हमारी सबकी बात आप सुन रहे हैं और अब पूरा एनालिसिस भी आप कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। आपसे एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या चिराग पासवान जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं और इस समय उन्होंने एक ट्वीट भी किया है आरजेडी को लेके कि अगर आरजेडी को आप वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिहार को वापस पीछे ले जाएंगे। सबसे पहले तो इस ट्वीट के क्या कुछ मायने निकलते हैं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर हमलावर रहे थे, आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। और अगर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जो कि एनडीए में हैं, उनकी जो छवि है दल बदल वाले नेता की, उनको जहां पर फायदा दिखता है वो उस और अपना रुख कर लेते हैं। क्या बीजेपी ने इस चीज को अपने ध्यान में रखा है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि चिराग पासवान ने जितने हमले नीतीश कुमार के ऊपर किए, बीजेपी ने उस तरीके से चिराग पासवान को या फिर एलजेपी को रोका नहीं है। आयुषी, उमंग, अगर बात करें चिराग पासवान की तो गठबंधन से जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से बागी तेवर अपने दिखा दिए थे, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो इस तरीके की चीज करेंगे, इस तरीके की बातें करेंगे। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो लगातार नीतीश कुमार को उन्होंने निशाना बनाया हुआ है बिहार में, और तमाम जो भी मुद्दे पिछले सालों तक रहे हैं या फिर जब तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही है अब तक, तब तक जो कुछ मुद्दे उनके सामने आए हैं उन्हें रखा है। चाहे शराबबंदी की मैं यहाँ पर बात करूं, कुछ दिनों पहले शराबबंदी को लेकर उन्होंने बातचीत की थी कि किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार में घर घर होम डिलीवरी शराब की जा रही थी। या फिर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को अगर हम देखें तो दोनों तरफ से वो घिरे हुए नजर आ रहे थे, चाहे तेजस्वी यादव की मैं बात करूं या फिर दूसरी तरफ मैं चिराग पासवान की बात करूं। तो एक अनुभव के बीच में एक अनुभव यहाँ पर नीतीश कुमार का देखा जाए या फिर युवा, तो इन दोनों के बीच का मुकाबला साफ तौर पर बिहार में देखा जा रहा है। बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं युवा जोश और अनुभव के बीच में सीधी टक्कर है। हेमंत जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान बिहार चुनावों में विभीषण साबित हो सकते हैं? बिल्कुल उमंग, ये साफ तौर पर जैसा कि आपने सवाल पूछा, वाकई ये इसमें दम इस वजह से भी है क्योंकि हमने वो स्लोगन शुरुआत से ही सुना था और आपने भी, हमने समूह ने चैनल पर चलाया था कि नरेंद्र मोदी आपसे कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है कि आपके साथ हम, यानी कि जेडीयू बीजेपी का गठबंधन तो है और वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जीत के लिए तलाश में उतरे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेताओं को लेकर, यानी गठबंधन के नेताओं को लेकर आप तीखा प्रहार करते हैं और नरेंद्र मोदी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो ये साफ है कि विभीषण का काम किया है चिराग पासवान ने, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन चिराग पासवान ने आने वाले वक्त में अपने ग्राउंड को तैयार करने का पूरा प्रयास कर लिया और ये पूरी तरीके से आने वाले वक्त में उनको फायदा देगा, क्योंकि उनको ये स्पष्ट है कि जब भी वो अकेले चुनावी मैदान में उतरी है एलजेपी तो उसको फायदा मिला है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन्होंने अपना जो ग्राउंड है वो तैयार जो किया है, आने वाले वक्त में उसका फायदा उनको मिले और इसी विधानसभा चुनाव में उनकी जो सीट है, जो 2 तक अभी तक सीमित रह गए हैं, वो आगे बढ़ जाए। और ये नुकसान जो सीधा हुआ है वो बीजेपी और जेडीयू। जो सवाल आयुषी से करा था वही सवाल आपसे भी है। जिस प्रकार से आपने भी बताया कि एलजेपी के पास में इस समय बहुत बड़ा मौका है, चिराग पासवान के पास में बहुत बड़ा मौका है अपने आप को सिद्ध करने का, और शुरुआत में भी हमने कहा था रामविलास पासवान जी के स्वर्गवास की वजह से सहानुभूति फैक्टर भी काम कर रहा है। तो क्या बीजेपी ने सब पे नजर बनाए रखी हुई है? और जैसा कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के एक पार्ट हो चुके हैं, उनकी जो छवि है उस चीज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है।
बिल्कुल, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि एक ऐसे टाइम पर वो उनके साथ जुड़े, गठबंधन में वापस वो उनका गठबंधन जुड़ा, उसके बाद वो सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद हमने देखा उमंग लगातार, क्योंकि बिहार के बाढ़ की स्थितियों को लेकर जब तस्वीरें निकलकर सामने आई थी तो हर किसी के जहन में था कि चल क्या रहा है, और लोजपा या खासकर चिराग पासवान लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, नीतीश कुमार को घेरते रहे और पिछले 1 साल से वो ग्राउंड को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। भले वो दबे शब्दों में बातें रख देते थे, लेकिन उसका जवाब भले ही उनको ना मिले, लेकिन वो अपनी भूमिका ऐसे निभाते थे कि वो विरोधी पार्टी के नेता हो, भले ही वो गठबंधन में हो। तो ये चीजें वो पिछले 1 साल से तैयार कर रहे थे। वो अलग बात है कि मौके का उनको इंतजार था और वो स्थितियां आज स्पष्ट हो गई। हाँ, इसका नुकसान होगा, और जैसे अभी जानकारी भी हम और आप जानते भी हैं कि 8 मंत्रियों की साख दाव पर है पहले चरण में। तो ये मान लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और ये फैक्टर लॉकडाउन कोरोना की वजह से और ज्यादा बढ़ गया। वो तस्वीरें भी हमने देखी उमंग, जब वो प्रचार करने के लिए मंत्री सड़कों से गुजर रहे होते थे तो बिहार के ही लोगों ने उनको रोका है, उनके एरिया में आने के लिए रोका है, विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए रोका है कि आपने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। और अब जब एक बार फिर से आप चुनाव प्रचार करने के लिए आ गए, वोट मांगने के लिए आ गए, चाहे मैं बात कर लूं दिनारा के जय कुमार की, उनका पुरजोर विरोध किया गया था। प्रेम कुमार का अगर जिक्र किया जाए तो उनका पुरजोर विरोध किया गया। तो ये स्थितियां हैं अपने आप में बताने के लिए कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, और इसका सीधा फायदा विरोधी पार्टियों के नेताओं को, खासकर तेजस्वी को और चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। और ये ग्राउंड न केवल तेजस्वी ने तैयार किया, ये ग्राउंड चिराग ने भी तैयार किया। और जो सवाल आपका था, हेमंत जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है मेरे को, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अनिल जी और विजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनिल जी, विजय जी आपसे पूछेंगे, यहाँ तो बात हो गई चिराग पासवान की, तेजस्वी यादव की, एनडीए गठबंधन की। अब बात करेंगे एक तीसरे, एक नए फ्रंट की, जो सिर्फ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वोट काटने का काम करेगा महागठबंधन के। वो है असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का गठबंधन। इस पर बात के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं बिहार के चुनावी संग्राम पर सबसे बड़ी कवरेज। अनिल जी, विजय जी, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया जी, सहयोगी मेरी आयुषी नेगी हमारे साथ में लगातार बने हुए। विजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी और मायावती ने एक अलग से गठबंधन बनाया, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए गठबंधन बना है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी पहले भी बिहार में उन्होंने ट्राई किया था, मायावती बिहार में मजबूत नहीं हो पाई, लगातार उन्होंने कोशिश की और बहुत लंबे समय से एक रणनीतिकार कुछ ऐसे हैं जो चाहते थे कि बस दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाए, तो वो बिहार में हो रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश में मायावती ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ये एक्सपेरिमेंट किया था, अपनी पार्टी से 100 से ज्यादा उम्मीदवार उन्होंने मुस्लिम उतारे थे, लेकिन कुल 19 सीटें उत्तर प्रदेश में वो जीत पाई थी। यानी उनका ये एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में तो फेल हो गया। अब बिहार में जय भीम जय मीम के साथ वो मैदान में है, यानी असदुद्दीन ओवैसी और बसपा। तो वो मुझे लगता नहीं कि बहुत क्लिक करेगा, क्योंकि आप जातीय समीकरण सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो जनता इस बात को समझती है। देखिए, पिछले कुछ सालों में जनता बहुत ज्यादा जागरूक हुई है, खासतौर पे सोशल मीडिया का जितना प्रसार हुआ है, लोगों को तक जितनी जानकारी ज्यादा पहुंची है, उससे कहीं न कहीं जो कास्ट वाले जो बैरियर हैं वो ब्रेक भी हुए हैं। और ये जो सामाजिक जागरूकता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है, इससे डेवलपमेंट और आर्थिक मुद्दे हावी हुए हैं। आप किसी भी राज्य के चुनाव को देखें, उस पे इस बात का बहुत ज्यादा असर रहा कि जनता के लिए आपके पास क्या एजेंडा है। जिस पार्टी के पास जनता के लिए ठोस एजेंडा होता है या जनता को देने के लिए कुछ होता है, चाहे आप कर्ज माफी कर रहे हो या रोजगार दे रहे हो, तो वहां जनता उसके साथ जाने की दिखाती है कि हम उसके साथ जाना चाहते हैं या जाती है। जैसे आप राजस्थान का देख लें, पंजाब का जिक्र आप कर रहे थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कर्ज माफी को लेके चुनाव ठीक ठाक अच्छा जीता, हालांकि उनकी सरकार बाद में नहीं रही। तो जब भी आप जनता को कुछ देने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई मॉडल लेके आते हैं डेवलपमेंट के लिए या उसके अपने विकास के लिए, तो जनता उसे पसंद करती है। बिहार में भी यही सारी चीजें हैं। जब नीतीश कुमार आए थे तो उस समय भी नीतीश कुमार सुशासन के नाम पे आए थे, और क्योंकि बिहार का उस समय का माहौल खराब था, इसलिए नीतीश कुमार को सफलता मिली, 2 बार सफलता और मिल गई, यानी 3 बार मिल गई। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में इस बार तेजस्वी थोड़ा बदलाव दिखा रहे हैं। उन्होंने रिफॉर्म किया है, अपनी पार्टी को ट्रांसफॉर्म किया है,
जैसे 2012 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस जो परंपरागत कंप्यूटर का विरोध और दूसरी चीजों के विरोध पर समाजवादी पार्टी की जो इमेज थी उसको एकदम से अखिलेश यादव ने बदल दिया था। ठीक वही काम तेजस्वी ने बिहार में किया है। अपनी पार्टी की पूरा जो उनका कह सकते हैं आप पार्टी का जो कैरेक्टर था, जो डीएनए था, उसको उन्होंने बदल दिया है। एक नई तरीके की आरजेडी और जनता के बीच लेके आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट चुनाव प्रचार में तो दिख रहा है। जिस तरह से भीड़ उमड़ी, जिस तरीके से अच्छा पूरा फोकस आप देखिए, पूरे कैंपेन का फोकस तेजस्वी के इर्द गिर्द घूमता रहा, तो ये एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल विजय जी, आपने सही कहा, बहुत बड़ी बात है ये। खैर अनिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी विजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि वोट काटने के लिए कहीं ना कहीं ये गठबंधन बना है, और एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से लड़े जाते थे सालों से जात पात के मुद्दों पर, उसी चीज को वापस उठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं, बेरोजगारी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और इस एक मुद्दे ने बाकी तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। अनिल जी, आपसे एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी का एक गठबंधन नुकसानदायक महागठबंधन के लिए है या फिर एनडीए गठबंधन के लिए है? नहीं, देखिए, इसका आकलन तो तब किया जा सकता है जब काउंटिंग होगी और उसमें इनको मिलने वाले वोट कितने परसेंट वोट मिलते हैं, तभी एक तरह से बताया जा सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं कि ओवैसी हो या मायावती हो वहां जाके गठबंधन बनाए या एलजेपी चुनाव लड़ रही है, तो जैसे यूपी में भी एलजेपी चुनाव लड़ती है या ओवैसी आके लड़ते हैं, तो इनका वो वही वैल्यू होती है, उतना ही रिजल्ट मिलता है जैसा मायावती वहां जाके लड़ रहे हैं। देखिए, जात के साथ क्षेत्र का भी बड़ा महत्व होता है। आप किस क्षेत्र में किस जात की राजनीति करके उभरे हुए हैं, या आप व्यक्तिगत हो या आपकी पार्टी हो, उसका कितना आपका औरा बना हुआ है, उस पर जनता आपको सपोर्ट करती है। तो मायावती को जिस वर्ग की या जिस जात की वो एक नेता उभरी हुई है क्षेत्रीय नेता के रूप में, और उसका समर्थन वो गाहे बेगाहे पा भी ली है, तो लेकिन वो केवल और केवल यूपी तक सीमित है। अगर वो यूपी के बाहर जाकर उससे कोई उम्मीद रखती है तो वो मैं समझता हूँ न के बराबर होता है। क्योंकि बिहार का मामला है, बिहार में जिस वर्ग को लेके लड़ाई लड़ती, उसी वर्ग को लड़ाई लेके या उसके नेता के रूप में रामविलास पासवान जी ने अपना एक व्यक्तित्व बना रखा था। उन्हीं के बेटा चिराग पासवान अब उसके उत्तराधिकारी के रूप में खड़े हैं। जीतन राम मांझी अलग पहले से अपने आप को बनाए हुए हैं। तो वहां मैं नहीं समझता कि ओवैसी या मायावती के आने से कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा। हाँ, अगर किसी चीज पर बहुत कांटे की लड़ाई होगी, वहाँ 1000-2000 की जीत में जीत हार का अंतर देखने को मिलता है, और वहां पर अगर ये पार्टी का उम्मीदवार 2-4 हजार 10,000 वोट पाए होता है, तो जरूर कहा जा सकता है कि इसने एक उसको हरा दिया और उसको जिता दिया। लेकिन जहां तक बात आती है कि चुनाव में तेजस्वी यादव या जहां बड़े लेवल पर चुनाव हो रहा है, तो वहां एनडीए खासकर मोदी और नीतीश, तो अगर आप ध्यान दें तो बिहार में अभी भी मोदी को अगर यही लोकसभा चुनाव होता तो शायद जो दृश्य देखने को मिल रहा है ये उलट देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि ये विधानसभा का चुनाव है और लगातार अनिल जी, लेकिन आपने देखा होगा रैलियों में, हम भी लगातार सुन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, तो अनिल जी कहीं एक एंटी कैपेंसी जिसे कहते हैं वो बिल्कुल सामने। जी अनिल जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी हेमंत जी। अनिल जी, ये जो स्थितियां हैं चुनाव प्रचार में आप देख भी रहे हैं लगातार, जैसा कि आपने जिक्र किया कि विधानसभा के चुनाव, वाकई विधानसभा के चुनाव जो विधानसभा क्षेत्रों में समस्याएं हैं उनको लेकर होनी चाहिए, ऐसी स्थितियां होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्र का मुद्दा तो छिड़ा गया, 370 का जिक्र तो हुआ है, जम्मू कश्मीर को लेकर जिक्र किया गया है। वो अलग बात है कि महबूब मुफ्ती जैसे नेताओं ने उनको मौका दे दिया। तो क्या लगता नहीं है इस बार बीजेपी जो है वो वापस राष्ट्र के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है? जी, मैं इससे यही देखिए, जो हम लोगों ने पहले जहां से स्टार्ट किया कि क्यों तेजस्वी या महागठबंधन भारी दिख रहा है पड़ता हुआ, मतलब अभी होगा नहीं, तो ये देखिए यही गलती हो गई एनडीए से, यही गलती हो गई नीतीश से, और यही गलती हो गई मोदी जी से। इन्होंने जाके जो वहाँ 370 वहां जाके जो राष्ट्रवाद, देशवाद या चाइना पाकिस्तान का नाम दिया, जनता कहीं न कहीं इसलिए इनको इग्नोर कर रही है कि हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं, हमारी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं जिनसे हम रोज जूझ रहे हैं, आपसे हम उम्मीद किए बैठे थे आप आएंगे तो उस पर कुछ मरहम लगाएंगे, लेकिन आपने तो उसको बिल्कुल छुआ ही नहीं, और आप हमको फिर वही जिसको कहते हैं कि राष्ट्रवाद के खाना खिलाकर आप हमें खाली पेट उसी तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगवाना चाहते हैं। तो कहा गया है ना कि भूखे पेट होए न भजन गोपाला,
कि मतलब भूखे पेट आदमी पूजा भी नहीं कर सकता है। तो जो उनकी अपनी जरूरतें हैं उनको आप न छूकर अगर आप देशवाद और राष्ट्रवाद और विधानसभा के चुनाव में बात कर रहे हैं तो ये जो दृश्य हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ बिल्कुल एक इस बीच जानकारी उमंग आ रही है, राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया। अभी हम देख पा रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि बदलेगा बिहार, आज बदलेगा बिहार, ये जिक्र उन्होंने किया है। न्याय और रोजगार को लेकर लड़ेगा बिहार, ये बड़ी बात है अपने आप में। और इसको लेकर वो लगातार महागठबंधन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बातें रखते रहे हैं उमंग जी। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि अभी भी अगर हम बिहार विधानसभा चुनावों के समीकरण की बात करें या बिहार की विधानसभा के समीकरण की बात करें तो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी तो वाकई में आरजेडी ही है 73 सीटों के साथ में, और एनडीए गठबंधन के पास में कम 130 सीटें हैं। तो फेरबदल तो हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां पर बहुत मायने यहां पर रखेगा। और हेमंत जी, आपसे एक सवाल मेरा यह था कि जिस प्रकार से अभी अनिल जी ने भी बताया, विजय जी ने बताया कि जात पात के मुद्दों को अगर हटा दिया जाए, और वो हट भी गए हैं बेरोजगारी के ऊपर, लेकिन एक और मुद्दा बिहार विधानसभा चुनावों में देखा जा रहा है। हालांकि वो राष्ट्रीय बिल जो आया था, किसान बिल जो आया था, उसकी छाया भी धीरे धीरे इन विधानसभा चुनावों में उतारी गई है। क्या लगता है आपको हेमंत जी? नहीं, ये जैसे उमंग शुरुआत में विजय जी ने भी कहा, अनिल जी ने भी कहा कि कृषि को लेकर बहुत ज्यादा फैक्टर, इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा फैक्टर बिहार में देखने को नहीं मिला, खासकर क्योंकि इसका पुरजोर विरोध बिहार में, और या फिर ये कहें कि तेजस्वी की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से इसको वहां पर भुनाने का प्रयास नहीं किया गया। नहीं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको घेरा जा सकता था, लेकिन उनको मालूम है कि क्या बुनियादी मुद्दे हैं और क्या कैंपेनिंग के जरिए फायदा मिलने वाला है। जैसा कि हमने कहा शुरुआत से ही कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको भुनाने का भरसक प्रयास तेजस्वी ने किया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। तो कृषि या फिर ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इसको लेकर कहीं कोई कैंपेनिंग नहीं जी, कहीं कोई कैंपेनिंग इसको लेकर ज्यादा की नहीं गई। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल बता दूं उमंग, और इससे इत्तेफाक रखेंगे अनिल जी भी, विजय जी भी, कि मुस्लिम और यादव वोटर आज भी तेजस्वी के साथ खड़े हैं, आरजेडी के साथ खड़े हैं, और इसका सीधा फायदा उनको मिलेगा इस चुनाव में। और दलितों का जिक्र करें, क्योंकि पिछड़ों के साथ हमेशा से ही नीतीश कुमार की छवि है, नीतीश कुमार का वो चेहरा है कि वो पिछड़ों के साथ हमेशा से खड़े रहे, दलितों को लेकर उनकी बड़ी भूमिका रही है हमेशा, उसको लेकर वो खड़े रहे। तो ये कुछ जातीय समीकरण है जो गाय बगाए सेट बैठते हैं। वो अलग बात है कि चाहे राष्ट्रीय के मुद्दे पर आप चुनावी मैदान में आ जाइए या फिर केवल बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनावी मैदान में जीत हासिल कर लीजिए, ऐसा संभव ही नहीं है बिहार और उत्तर प्रदेश में कि बिना जात पात के चुनावी मैदान में उतरा जाए। ये बात स्पष्ट है कि लोकसभा के चुनाव में इसको दरकिनार कर दिया गया था कि केवल विकास के मुद्दों पर ही चुनावी मैदान में उतरा जाना चाहिए, जिसको पुरजोर भुनाया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन अब स्थितियां वापस वही पटरी पर आ रही हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका सीधा प्रभाव वोटर्स के माइंड पर पड़ता है, और उसी माइंडसेट के साथ वो चुनावी जब वो बूथ पर जाता है तो वो बटन दबाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे हम दरकिनार नहीं हमें करना चाहिए। मेरा विजय जी से भी यही सवाल है कि क्या वाकई में हम जात पात को दरकिनार कर सकते हैं विजय जी? जी विजय जी, आपसे जवाब लूंगा, उससे पहले आयुषी हमारे साथ में बहुत देर से बनी हुई है, मेरी सहयोगी। आयुषी, एक सवाल आपसे भी है, विजय जी आपके पास आऊंगा। आयुषी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जिस प्रकार से अभी हेमंत जी ने भी बताया, अनिल जी ने भी बताया, और आप सारी बातें भी आप सुन रहे हैं हमारे तमाम पैनलिस्ट की, क्या आपको नहीं लगता कि एनडीए से या फिर प्रमुख तौर पर बीजेपी से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब में जो गलती हुई, जो अभी अनिल जी ने उसका जिक्र किया कि राष्ट्रीय मुद्दे आप विधानसभा चुनावों में उठा रहे हैं, उसका परिणाम आप 4 राज्यों में आप देख चुके हैं, उसके बाद भी फिर से वही आप गलती दोहरा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के थिंक टैंक में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, जो बार बार इस चीज को वो भूल जाते हैं कि हम पहले भी इस चीज का खामियाजा हम भुगत चुके हैं, उसके बाद फिर वही चीज इस विधानसभा चुनावों में भी उठाई जा रही है? आयुषी। बिल्कुल उमंग, सही कहा आपने। जिस तरीके से हम हर बार देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के पास अब कोई एक बड़ा चेहरा नहीं रह गया है। चाहे रैलियों की बात करें, प्रधानमंत्री की रैलियां सबसे ज्यादा रखी जाती है, या फिर तमाम मुद्दों का अगर हम देखें, राजस्थान में भी वही गलती की गई। तमाम विधानसभा चुनाव में उन राष्ट्रीय मुद्दों को रखा गया जिनका फिलहाल उसमें कोई काम नहीं था। चाहे बात करें हम राम मंदिर को लेकर या फिर धारा 370 को लेकर, वही चीज अब बिहार में भी अपनाई जा रही है। जेपी नड्डा की रैली में हमने देखा, उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया, या फिर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की रैली में हमने देखा 370 का यहाँ पर जिक्र बार बार किया जा रहा है, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं बातचीत नहीं की जा रही है। और जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट्स फिलहाल हमने अभी तक देखी है, तो जनता का भी यही कहना है कि वही पुराने मुद्दों को बीजेपी की तरफ से भुनाया जा रहा है, वही, क्योंकि जनता चाहती है बदलाव। जिस तरीके से आरजेडी का जिक्र यहाँ पर बार बार आप कर रहे हैं, उन्होंने पूरा होमवर्क इस बार किया है, तमाम चीजों को वो पिछले लोकसभा चुनाव से आंकलन उसका करते आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव से उसका आंकलन करते आ रहे हैं। तमाम या फिर बेरोजगारी की अगर हम बात करें, पलायन की हम या फिर बात करें, या फिर लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके का असर बिहार पे पड़ा, उन सब चीजों को माइंड में लेकर इस बार तेजस्वी यादव चल रहे हैं। और इसलिए जो बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर विकास का मुद्दा है, तमाम उन मुद्दों को जनता से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। और जनता भी यही चाहती है जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हें रखा जाए सामने, और इसमें कहीं ना कहीं अभी तेजस्वी यादव आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐशी, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने और उनकी पार्टी ने बहुत तगड़ा होमवर्क इस बार विधानसभा चुनावों में किया, और ये दिखाई भी दे रहा है, उनकी रैलियों में आ रही भीड़ में दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार की रैलियों में भी उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विजय जी, आपके पास आना चाहेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत जी का जो सवाल था, क्या इन तमाम मुद्दों को देखते हुए, स्थानीय मुद्दों को देखते हुए, कहीं ना कहीं अभी भी जात पात हावी है बिहार विधानसभा चुनावों पर? विजय जी, देखिए, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जात पात इक्वेशन में तो लगता है कि ये एक फ्रेम बनाता है, लेकिन उस फ्रेम के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है वो सिर्फ जाति पात से आगे नहीं बढ़ती। क्योंकि अगर सिर्फ जाति के इक्वेशन पे या जाति और धर्म के इक्वेशन पे जोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो फिर आरजेडी को तो कभी चुनाव नहीं हारना चाहिए, या किसी भी पार्टी को, दूसरी पार्टी को भी चुनाव नहीं हारना चाहिए, क्योंकि सबने अपने इक्वेशन इस तरह से बनाए होते हैं। असल जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो फ्लोटिंग वोट और इसके बाद जनता की उम्मीदें। दो बातें हैं जो चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर फ्लोटिंग वोट यानी जो एंटी इनकम्बेंसी है, या जो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि एक बेहतर सरकार चाहिए, तो वो किसमें अपना भविष्य देखते हैं या किसको सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, चाहते हैं कि भाई इस सरकार का कार्यकाल काफी दिन हो गया, हमने इनको देखा, अब इनको एक मौका दे के देखते हैं। तो 3, 4, 5 चीजों का एक इक्वेशन बनता है, और जो फ्लोटिंग वोट क्रिएट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें जाति कहीं नहीं होती, उसमें रिलीजन भी कहीं नहीं होता है, क्योंकि जाति और रिलीजन से चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती। विजय जी, क्या बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इस स्थितियां जो वर्तमान में हैं, इसको भांपते हुए, उसको आंकते हुए, क्या लगता नहीं मुस्लिम और यादव वोटर्स जो हैं वो अब ये मन बनाकर बैठे हुए हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं, हम जेडीयू के साथ नहीं जाने वाले हैं? ये स्थितियां बन चुकी हैं, चाहे वो सेंटर लेवल पर देखें या फिर स्टेट लेवल पर देखें, क्योंकि रोजगार की व्यवस्था हो नहीं पाई, कोरोना में क्या स्थितियां रही वो प्रदेश की मालूम है। तो क्या ये एक माइंडसेट जो कहीं ना कहीं यादव और मुस्लिम कटकर वोट चला जाया करता था, वो स्थितियां अब नहीं होती नजर आती? देखिए, दो चीजें हैं। एक, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी जी अगर होते, केंद्र का चुनाव होता, यानी लोकसभा का चुनाव होता, तो लोगों की सोच क्या होती, अब स्टेट का चुनाव है तो लोगों की सोच क्या होगी। अब अगर स्टेट के चुनाव के समय लोग केंद्र सरकार की नीतियों पे वोट नहीं करेंगे, हालांकि केंद्र जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कई चुनाव में बीजेपी ने उस पर चुनाव लड़ा और बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, बिहार में भी राष्ट्रीय मुद्दों से फायदा नहीं होगा। अब आते हैं हम यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन पे अगर ज्यादा जोर तेजस्वी ने दिया होता, तो शायद उनका इतना एक स्पार्क क्रिएट ना होता, इतनी इलेक्ट्रिसिटी उनके रैली में नहीं होती, जिस तरह से यूथ ने रिस्पॉन्स किया था उनको। क्योंकि ये ब्रेक होता दिख रहा है बिहार में। यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो माई इक्वेशन वहां था, वो ब्रेक होके उससे आगे बढ़ने की तरफ दिखाई दे रहा है। यूथ की अपनी आकांक्षाएं हैं, वो जाति नहीं देख रहा है, धर्म नहीं देख रहा है, उसको लग रहा है कि बदलाव चाहिए। तो ये जब हम इक्वेशन पे बात करते हैं तो इक्वेशन आपको कमजोर करता है। लेकिन जब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 2007 में एक प्रयोग हुआ था, बसपा ने किया, उन्होंने बहुजन से अपने को सर्वजन में ट्रांसफॉर्म किया। जब सर्वजन में वो ट्रांसफॉर्म हुए तो बहुमत से सत्ता में आ गए। तो एक ही या दो ही चीजों को मिला के आप पॉलिटिकल फ्लेवर नहीं ला सकते हैं। आपको उसके लिए पूरा फुल मेन्यू देना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आपके टेबल पे हैं, या मतदाता के लिए क्या क्या चीजें आपने अवेलेबल कराई हैं। तो वो सारी चीजें देख के ही मतदाता आगे आके आकर्षित होता है। आप देखिए, बीजेपी ने भी अपनी
पार्टी को ट्रांसफॉर्म किया। पहले बीजेपी को शहरी व्यवसायियोों की पार्टी माना जाता था, धीरे धीरे बीजेपी ने ओबीसी में अपनी पैठ बढ़ाई। और आप देखिए कांग्रेस जो अपने को कुछ ब्राह्मण दलित और इस तरह के कॉम्बिनेशन ब्राह्मण दलित मुस्लिम बनाती थी, वो कमजोर होती चली गई। तो जब आप ट्रांसफॉर्म अपने को नहीं करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप अपनी चीजों पे वैसे ही जमे रहेंगे तो जनता तो फिर शायद जनता अपनी जो उसकी पुरानी धारणाएं हैं वहीं पे वो बनी रहेंगी। जी बिल्कुल विजय जी, कहीं ना कहीं ये बात भी सही है। और अगर हम बात करें वापस से, हम चिराग पासवान पे हम लौटते हैं। अनिल जी आपके पास आना चाहूँगा। और चिराग पासवान ने अपनी रैली से एक बहुत बड़ी बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि जो भी 7 निश्चय स्कीमों में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कोई भी जिम्मेदार होगा, भले ही वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर मुख्यमंत्री भी हो। हमारी अगर सरकार बनती है या हमारे द्वारा अगर सरकार बनती है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो हर एक आदमी जेल में जाए। इशारा उनका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर ही था। इसका जवाब मैं लूंगा अनिल जी आपसे, उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसका जवाब आपसे लेते हैं। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MDH। दोपहर 1 बजे देखिए खबरों का दंगल। अपनाओ भारत का पहला हर्बल देनाजी सतरीठा शैम्पू जो बालों को लंबे, काले और घने बनाए। देनाजी सतरीठा शैम्पू। देखिए स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12 बजे और 3:30 बजे। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। चर्चा कर रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनावों के महासंग्राम के ऊपर। मेरे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया, मेरी सहयोगी आयुषी नेगी, न्यूज रूम से अनिल जी, विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों हमारे साथ में लगातार बने हुए। अनिल जी, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल था। चिराग पासवान ने डायरेक्ट नीतीश कुमार के ऊपर हमला करते हुए कहा था कि 7 निश्चय स्कीमों में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, अगर हम या हमारे द्वारा सरकार बनती है तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? जी देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताऊं कि राजनीति तो सभी कर रहे हैं और राजनीति की जाती है, लेकिन राजनीति में एक चाल होती है कूटनीति की चाल। तो ये कूटनीतिक चाल थी जो रामविलास पासवान पिछले 2-3 सालों से, अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने ये पासा कूटनीतिक चाल के द्वारा फेंक दिया था। उनका उद्देश्य ये था, क्योंकि वो बीमार रहते थे और उनको अपना भविष्य ज्यादा दिख नहीं रहा था शारीरिक रूप से भी और भी कई कारण से, जिसके कारण वो चिराग को बिहार में स्टैब्लिश करना चाहते थे और उस स्टैब्लिशमेंट के तहत ये चाल चली गई थी। उसी को फॉलो करते हुए चिराग आज की डेट में राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में ये उनकी कूटनीति है। इसको बहुत समझने की जरूरत है। अगर आप देखें, चिराग जानते हैं इस चुनाव में कोई वो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, वो जिस टारगेट को लेकर चल रहे हैं उसमें शायद सफल हो जाए। उसका कारण ये कि चिराग कूटनीति के तहत ये चल रहे हैं कि एक तरफ वो बिहार में अपने को स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो किसी की छत्र छाया में रहकर अब राजनीति करना नहीं चाह रहे हैं, वो अपने को फ्रंट पर लाना चाह रहे हैं, जिसमें वो तेजस्वी के सामने और या आप कहें कि एक युवा नेता के रूप में आपको स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और वहीं अपने पिता से उन्होंने सीख ले रखी है कि वो जो एक चुनावी मौसम के सबसे बड़े विशेषज्ञ रामविलास पासवान उनके पिताजी कहलाते थे, उसी की राह को वो पकड़ रहे हैं कि दूसरी तरफ वो भविष्य को भी अपने पकड़े हुए हैं। इसीलिए जहां वो मोदी जी की प्रशंसा करते थकते नहीं या मोदी जी की नीतियों के प्रति ही अपना विश्वास जताते हैं, तो वो एक तरफ केंद्र सरकार की बागडोर पकड़े रहना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ
तक वो बिहार में अपना भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि नीतीश इस वक्त कितना भी हो बिहार के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़ा नाम है, तो उनको टक्कर देकर उस लेवल पर ले आकर अपने को खड़ा कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा जाता है ना, कोई लकीर हो अगर उसको छोटी करनी हो तो उससे बड़ी लकीर आप खींचिए उसके पैरेलल। तो चिराग का जो पूरा प्रयास है वो एक अपने आप को लेकर बड़ी लकीर खींचने का है, जिसका आपने जो अभी जिक्र किया, जो ट्वीट किया है, ये जनरली कोई छोटा मोटा नेता नहीं कर सकता। इन्होंने अपने आप का अपना कद बढ़ाने के लिए, अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए ये सेंटेंस प्रयोग कर लिया कि अगर कल हमारी सरकार बनती और जांच होती तो हम नीतीश तक को जेल में डाल देंगे। तो मतलब एक अपना एक महत्व बढ़ाने के लिए, स्वयं महत्व बढ़ाने का, दर्शाने का एक प्रयास है। और उस प्रयास के तहत, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि चिराग कोई बहुत बड़ी उपलब्धि सीटों के जो नंबर आप सीट गिने जाते हैं उसमें अभी नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, चिराग सफल होते हैं, असफल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी माफ कीजिए, आपको बीच में हमें रोकना पड़ रहा है, समय इजाजत नहीं देता है। अनिल जी, विजय जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर बिहार विधानसभा चुनावों के इस महासंग्राम पे फिर जुड़ेंगे, फिर अपडेट लेंगे, चर्चा करेंगे। अगले आने वाली में हम बिहार विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल को लेके, मेरे साथ में मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी आयुषी नेगी का भी धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों के महासंग्राम पर लगातार हम बड़ी नजर बना के रखें। अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।